वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से एमएससी मैथ्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एमएससी मैथ्स प्रीवियस ईयर के लिए जो हमारी 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ का जो पार्ट चल रहा था, उसमें आज पार्ट सेकंड जो है वो करने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो करवा दिए हैं। आज आगे आने वाले 5 और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस करेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो मेरे साथी प्राइवेट स्टूडेंट हैं या फिर नॉन कॉलेज तरीके से, या फिर कुछ ऐसे विद्यार्थी जो कॉलेज में नहीं जा पाते हैं लेकिन रेगुलर हैं, तो उन सभी के हित में यहाँ पर क्लासेज जो हैं वो प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। ठीक है, और एक ऐसी लैंग्वेज जो आपको आसानी से समझ आ सके। सो आज का हमारा जो क्वेश्चन है उसमें कहता है कि ऑन द पैराबोलॉइड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टोरियस ऑफ द सेक्शन बाय द प्लेन जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यानी कि आपको ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टोरियस जो है वो यहाँ पर बताना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, अगर मैं इसकी विगत वर्षों की बात करता हूँ तो 2013 और 14 में लगातार पूछा गया, फिर 17 में और फिर 19 में आपसे पूछा जा चुका है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये बन जाता है। ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। और सॉल्यूशन में हमने क्या माना, यहाँ पर देखना छोटा सा, हमने माना एक बाइसेक्टर। ये क्या है, एक बाइसेक्टर है जो इसको क्या करती है, बाइसेक्टर करती है। ये जो बाइसेक्टर है इसकी वैल्यू जो है वो है du/ds dv/ds। ठीक है, यहाँ से हमने कोई एक कर्व लिया, कुछ इस तरीके से एक कर्व माना, और इस कर्व को जो है वो नाम दिया v कर्व। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो होगी 0 और 1/√g। इसके अलावा एक कर्व और माना कुछ इस तरीके से, जिसको हमने नाम दिया u कर्व। ठीक है, दो कर्व की हमें ज़रूरत पड़ेगी तो दोनों कर्व यहाँ पर हमने मान लिए हैं। यहाँ पर ये वाला जो एंगल है इसको मैंने θ1 बताया, इस वाले एंगल को मैंने θ2 बताया। आप चाहो तो इसको फाई बता सकते हो, साइन बता सकते हो, एज यू विश। ओके, और ये हमारी बाइसेक्टर है। यानी कि जो पैराबोलॉइड होगा हमारा एक्स और वाई, उसके रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो जो कर्व होंगे, फैमिली ऑफ कर्व जो होंगे, वो कुछ इस तरीके से एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टोरियस के बारे में। तो यहाँ पर ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टोरियस की जो कंडीशंस हैं, यानी कि ऑर्थोगोनल किसी भी फंक्शन के लिए, किसी भी कर्व के लिए ऑर्थोगोनल होने की कंडीशन जो है वो हमने पढ़ी है। वो क्या है, ऑर्थोगोनल कंडीशन। ये क्या होती है, E λ1 λ2 प्लस F λ1 u2 प्लस λ2 u1 प्लस G u1 u2 इक्वल टू 0। ये मैंने आपको बताई थी, वेल डिफाइन करके भी बताई थी ऑर्थोगोनल कंडीशंस, और ये एग्जाम में पूछी जाती है, प्रूव करवाई जाती है आपसे कि ये कैसे होगा। आया समझ इतना? तो किसी भी कर्व के लिए अगर वो ऑर्थोगोनल है तो वो इस कंडीशंस को फॉलो करेगा। यानी कि अगर हम यहाँ पर E F G जो कि हमारे फर्स्ट मैग्नीट्यूड होते हैं उनकी वैल्यूज, प्लस λ1 λ2 u1 एंड u2 की वैल्यू अगर यहाँ पर अपन निकाल के इस कंडीशंस में रख देते हैं तो वो जो पैराबोलॉइड होगा वो क्या होगा, ऑर्थोगोनल्स होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इक्वेशन ऑफ ए सरफेस जो वो क्या दे रखी है, बाय गिवन इक्वेशन ऑफ सरफेस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड। ये देखिए, अगर मैं इसके वेक्टर फॉर्म की बात करूं, वेक्टर फॉर्म की बात करें तो वो क्या होगी, आर इक्वल टू यू वी, एंड यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है और वाई स्क्वायर है इसको मैंने यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। ओके, नाउ डिफ्रेंशिएशन रेस्पेक्ट टू राइट टू
u, अगर मैं u के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो मुझे r1 मिलेगा, जैसा कि मिलता है पीछे वाले क्वेश्चंस में भी r1 मिलेगा। तो u के रेस्पेक्ट में करेंगे तो u का हो जाएगा 1, v का हो जाएगा 0, यहाँ से ये जो u स्क्वायर इसका हो जाएगा 2u और v का हो जाएगा 0। ठीक है, अगेन हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे राइट टू v। अगर v के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हमें मिलेगा r2, तो u का क्या हो जाएगा 0, v का हो जाएगा 1 और यहाँ से v का हो जाएगा -2v। आ गया समझ? सिंपल सा काम हमने यहाँ पर किया है। ओके, अब हमें इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इनकी ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि हमें ई, एफ और जी जो हमारे फर्स्ट फंडामेंटल मैग्नीट्यूड हैं उनकी वैल्यूज निकालने के लिए हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। वो क्या होते हैं? ई, एफ और जी। ई की जो वैल्यू है वो कैसे निकलती है? ई की वैल्यू होती है r1 स्क्वायर करना पड़ता है। यहाँ पर r1, ये जो r1 आपको दिख रहा है, अगर मैं इसकी स्क्वायर करूँ तो 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 2u की होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो 1 प्लस 0 की स्क्वायर 0, डजन मैटर, और यहाँ पर जो 2u है इसको जाएगा 4u स्क्वायर। ये 4 इस तरीके से लिख देते हैं ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। ओके, उसके बाद में f की वैल्यू निकालते हैं। f की वैल्यू क्या होती है? r1 इंटू r2 होती है। r1 और r2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से देखना 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, एडिशन होगा 0 हो जाएगा। यहाँ से 2u मल्टीप्लाई -2v, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, लेकिन माइनस का रहेगा एंड u और v हो जाएगा। आ गया समझ? उसके बाद में जी निकालते हैं। जी को कैसे निकालेंगे? r2 स्क्वायर करते हैं। तो ये जो r2 स्क्वायर आपको दिख रहा है इसको स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0 की स्क्वायर 0, डजन मैटर, 1 की स्क्वायर 1, -2u 2v, तो माइनस का 2 यानी कि 1 और माइनस माइनस प्लस 4v स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हमने ई, एफ और जी की वैल्यू निकाल ली। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? λ1 और λ2 निकालना पड़ेगा। तो इसको तो हमें निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ये तो हमें क्वेश्चंस में ऑलरेडी गिवन होते हैं। कैसे गिवन होते हैं? जैसे मैं बात करूँ फैमिली ऑफ कर्व, ठीक है, फैमिली ऑफ कर्व इज द इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेस। टू सरफेस कौन सी? हमारी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टू जेड, बट प्लेन जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट, देन हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को हमने क्या माना? यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। माना कि नहीं माना? बिल्कुल भाई माना है। अब इसका क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएशन करेंगे यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर का। ठीक है, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसका अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो मुझे मिलेगा 2u du माइनस 2v dv इज इक्वल टू 0। देन यहाँ से 2u du इक्वल टू 2v dv, 2 से 2 कटेगा। देन यहाँ से अगर मैं du की वैल्यू निकालूँ तो du ये v इसके नीचे, और यहाँ से dv निकालूंगा तो u इसके नीचे। ओके, तो यहाँ से डायरेक्शन रेशियो ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व क्या होगा? डायरेक्शन रेशियो ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व, डायरेक्शन रेशियो ऑफ मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ कर्व, फैमिली ऑफ कर्व इज पॉइंट आर। थोड़ा सा ध्यान से देखना, हमेशा u एंड v होता है, लेकिन यहाँ पर v एंड u होगा। ठीक है, इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा अलग सेक्शन जो है वो हमारा बनता है। ठीक है, अगर ऑर्थोगोनल फैमिली ऑफ कर्व माने तो वो क्या होगा? लेट डायरेक्शन रेशियो ऑफ ऑर्थोगोनल फैमिली ऑफ ट्रांजेक्टोरियस, फैमिली ऑफ ट्रांजेक्टोरियस du dv होगा,
क्या होगा, डी यू एंड डी वी होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, ये जो v होता है ना, ये v, ये लेमडा 1 होता है, ये जो u होता है ये u1 होता है। यहाँ पर ये जो डी यू होता है इसको लेमडा 2 कहते हैं और इसको u2 कहते हैं। यानी कि हमारे पास ऑर्थोगोनल की जो कंडीशंस है उसमें रखने के लिए पर्याप्त वैल्यूज मिल चुकी हैं। ठीक है, देखो यहाँ से ये जो दो लाइन है ना, डायरेक्शन रेशियो मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ कर्व, ठीक है, एक तो ये लाइन आप रख लो, दूसरा डायरेक्शन रेशियो ऑफ ऑर्थोगोनल फैमिली ऑफ ट्रांजेक्टोरियस, ये लाइन रख लो। तो यहाँ से आपको यू वी, कभी कभी यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी नहीं, हमेशा यहाँ पे यू और वी होता है, लेकिन इस केस में यहाँ पर वी और यू होगा बस, और कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सारी वैल्यूज जो वो मिल चुकी हैं, ई एफ जी जो हमारे फर्स्ट फंडामेंटल मैग्नीट्यूड होते हैं उनकी, प्लस लेमडा 1 लेमडा 2 यू 1 यू 2 की वैल्यू मिल चुकी है। तो जो हमारी कंडीशन है ऑर्थोगोनल कंडीशंस है ना, ऑर्थोगोनल जो कंडीशंस है हमारी, उसमें इस वैल्यूज को क्या करेंगे, इन वैल्यूज को क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक है, कंडीशंस क्या थी, ई लेमडा 1 लेमडा 2 प्लस एफ लेमडा 1 यू 2 प्लस लेमडा 2 यू 1 प्लस जी यू 1 यू 2 इक्वल टू 0। ई की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, ई की वैल्यू हमने निकाली थी प्यारे साथियों 1 प्लस 4a सॉरी 4u स्क्वायर। ठीक है, लेमडा 1 की वैल्यू क्या है, v है, और लेमडा 2 की वैल्यू क्या है, du है, रखती, प्लस f की वैल्यू है माइनस का 4uv, तो माइनस का 4uv, तो ये प्लस जो है माइनस हो जाएगा, माइनस का 4uv। लेमडा 1 की वैल्यू क्या है, v है, u2 की वैल्यू है dv, प्लस लेमडा 2 की वैल्यू है du, और u1 की वैल्यू है u। ओके, प्लस g की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, 1 माइनस 4v स्क्वायर। ठीक है, u1 की वैल्यू, u एंड u2 की वैल्यू dv इक्वल टू 0। हमने क्या किया, सिंपल इसमें वैल्यूज को पुटअप किया है। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो हम क्या पाएंगे, यहाँ पर ये जो v du है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर माइनस 4uv है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर माइनस u dv इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी पूरे फंक्शन को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे जो बाहर है, मतलब सरलीकरण करने पर क्या मिलेगा भाई, हमें मिलेगा v du प्लस 4u स्क्वायर v du माइनस 4uv स्क्वायर dv माइनस 4u स्क्वायर v du प्लस u dv माइनस 4v स्क्वायर u dv इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर ये 4 है, 4 को कुछ मैं इस तरीके से दिखा रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना आए u और v में, यहाँ पर ये u dv होगा। ओके, अब देखो यहाँ पर लगभग अधिकांश कंडीशन जो हमारी कट जाएंगी। ठीक है, हमारे पास सिर्फ क्या बचा, v du प्लस u dv इक्वल टू 0 ये बचा, और ये कंडीशंस क्या होती है, मोर देन सफिशिएंट होती है। ठीक है, सो वी सी दैट फैमिली ऑफ orthogonal ट्रांजेक्टोरियस in the intersection of surface x square minus y square equal to z and xy equal to constant, xy equal to constant या z इक्वल टू कॉन्स्टेंट। देखो यहाँ से z जो ये क्या था, प्लेन z जो है वो कॉन्स्टेंट था, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एच स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट बता सकता हूँ। अगर ये कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट कब होगा, जब एक्स वाई कॉन्स्टेंट होंगे, उस कंडीशंस में ये सभी कॉन्स्टेंट होंगे। ठीक है, और यही क्या थी, हमें इस रिजल्ट की ज़रूरत थी, विच इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है, समझ आ गया क्या करना था क्या नहीं करना था क्वेश्चन में। ठीक है, फिर भी अगर कोई कंडीशंस
कोई टर्म्स, कोई सिंगल लाइन अगर आपको समझ ना आई हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर देना टाइमिंग के साथ, ताकि आपको बता दिया जाए। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, जो हमारे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही थी उसमें हमने 5 पहले पार्ट में कर लिया था। दूसरे पार्ट में क्वेश्चन नंबर 6 जो वो अटेम्प्ट कर लिया है। 7 नंबर क्वेश्चन जो वो पढ़ते हैं। कहा है शो दैट द पैरामेट्रिक कर्व ऑन पैरामेट्रिक कर्व ऑन द स्पेयर, यहाँ पर बात हो रही स्पेयर की, x इक्वल टू ए साइन यू कोस वी, y इज इक्वल टू ए साइन यू साइन वी एंड z इक्वल टू ए कोस यू। ठीक है, ये आपको क्या दे रखे हैं, स्पेयर के पैरामेट्रिक कर्व है उस स्पेयर जो है उसकी वैल्यूज आपको गिवन है। ऑन ऑर्थोगोनल सिस्टम, ऑन ऑर्थोगोनल सिस्टम डिटरमाइन the two families of curve, two families of curve which meet the curve v इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पर ये क्या है, v है और v को क्या बता दिया इसने, कांस्टेंट बता दिया है। एट एंगल π/4 एंड 3π/4, यानी कि ये जो कर्व है ये एंगल π/4 एंड 3π/4 पे कहीं ना कहीं मिलेगा, ऐसा इन्होंने इसमें बताया है। ओके, तो ये जो π/4 है इसको आप फाई मान सकते हो और इसको आप साइन मान सकते हो। जो हमारे 2 कर्व होंगे, जो हमने कर्व के बारे में पढ़ा था, वहाँ पर ये एंगल फाई और साइन हम लेकर के चले थे, तो ये फाई और साइन की वैल्यू आप इनको मान सकते हो। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमें किसी भी फंक्शन के लिए एंगल जो है, किसी भी कर्व के लिए एंगल जो है वो कैसे बताएं, प्लस कोई भी कर्व जो है वो पैरामेट्रिक होगा उसके लिए कौन सी सफिशिएंट कंडीशंस होनी चाहिए, उनके बारे में जानना जरूरी है। तो पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसको जानेंगे, और आपको एक क्वेश्चन के अंदर बताना भी होता है कि कोई भी कर्व जो है वो पैरामेट्रिक होगा तो उसके लिए ये वाली कंडीशंस होना जरूरी है, तभी वो क्या होगा, पैरामेट्रिक की कंडीशंस को फॉलो करेगा। जान लेते हैं पहले पैरामेट्रिक्स होने के लिए किसी कर्व के लिए क्या कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले हम जानेंगे पैरामेट्रिक कर्व होता क्या है। पैरामेट्रिक कर्व होता क्या है, सपोज कीजिए ये कोई स्पेयर है, स्पेयर के बारे में बात कर रहे थे अपन, तो ये कोई स्पेयर है। इस स्पेयर में ये कोई एक कर्व निकला इस तरीके से, फिर एक कर्व और आया कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसको नाम दे दिया यू कर्व, इसको नाम दे दिया वी कर्व। ओके, ये वी कर्व तो इस पर कहीं ना कहीं कोई पॉइंट होंगे, v1 v2 v3। ये यू कर्व तो यहाँ पर कोई पॉइंट होगा u1 u2 एंड u3। इस प्रकार n टर्म्स होंगे इसमें। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ फर्स्ट कंडीशन यू कर्व के लिए, ठीक है, तो इसमें जब यू कर्व की बात करेंगे तो v कांस्टेंट होगा। अगर मैं बात करूँ v कर्व के लिए तो u कांस्टेंट होगा। दो चीज़ें हैं, ध्यान रख लोगे, सिंपल सा काम है भाई। यू कर्व बताना है तो v को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, और अगर v बताना है तो u को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अब अगर मैं इनके डायरेक्शन कोफिशिएंट की बात करूं, डायरेक्शन कोफिशिएंट ऑफ पैरामेट्रिक कर्व,
अगर मैं इनके पैरामेट्रिक्स करो डायरेक्शन कोफिशिएंट की बात करूँ पैरामेट्रिक कर्व में, तो पहली कंडीशंस क्या होगी हमारे फॉर यू कर्व, यानी कि यू कर्व के लिए क्या होगी, यू कर्व को अगर हमें डायरेक्शन कोफिशिएंट बताने तो आपको वी को कांस्टेंट करना पड़ेगा, है ना। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि वी नो दैट वी इक्वल टू कांस्टेंट। अगर वी इक्वल टू कांस्टेंट है देन डी वी अपॉन डी एस इक्वल टू जीरो होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर ये जीरो होगा तो इसके लिए जो डायरेक्शन कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, एल इक्वल टू लेमडा अपॉन ई लेमडा स्क्वायर का रूट। लेमडा की वैल्यू 1 कांस्टेंट है। यहाँ से ये जो लेमडा स्क्वायर है इसको बाहर लेके जाएंगे, यहाँ पे लेमडा वैसे कांस्टेंट है, अगर लेमडा को बाहर लेके जाएंगे तो लेमडा, ये लेमडा रख लेते हैं और ये रूट ई रख लेते हैं, तो ये यहाँ से कटेगा, हमारे पास बचेगा 1 अपॉन रूट ई। ठीक है, सो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं 1 अपॉन रूट ई एंड 0, ये क्या है डायरेक्शन कोफिशिएंट है, डायरेक्शन कोफिशिएंट ऑफ यू कर्व। ठीक है, सिंपल सा था, ध्यान रह जाएगा, आई होप सो। अगर मैं बात करूं वी कर्व के लिए, तो वी कर्व के लिए सेम आपको क्या करना है, यू कांस्टेंट करना है। अगर आप यू कांस्टेंट करोगे तो डी यू अपॉन डी एस इक्वल टू 0 होगा। देन यहाँ से हम m मान लेते हैं इसको, l और m इसको m मान लेते हैं, ये क्या होगा u अपॉन जी यू स्क्वायर का रूट। यू स्क्वायर बाहर जाएगा तो u अपॉन यू रूट जी होगा, u से u कटेगा, बचेगा 1 अपॉन रूट जी। सो यहाँ से क्या कह सकते हैं कि 0 और 1 अपॉन रूट जी, ये क्या होंगे डायरेक्शन कोफिशिएंट ऑफ वी कर्व हो जाएंगे। ये आपको बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अब इनका अपन प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन पुटअप होता है, आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन क्या पुटअप होगा वो देखना, कहा जाएगा कि शो दैट नेसेसरी एंड सफिशिएंट condition for the parametric curve to be orthogonal if f इक्वल टू 0। सिद्ध कीजिए कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस किसी भी पैरामेट्रिक कर्व को ऑर्थोगोनल बनाने के लिए f इक्वल टू 0 होता है। यही तो वो कंडीशन थी कि हम किसी भी पैरामेट्रिक कर्व को ऑर्थोगोनल बताएं। तो इसको देखते हैं कि क्या f इक्वल टू 0 होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या बताना पड़ेगा, इसका एंगल बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा, एंगल बिटवीन पैरामेट्रिक कर्व, यही बताना पड़ेगा भाई। तो इसके लिए हमने क्या माना, फॉर यू कर्व डायरेक्शन कोफिशिएंट, यू कर्व के लिए डायरेक्शन कोफिशिएंट क्या होंगी 1 अपॉन रूट ई एंड 0, अभी मैंने आपको ऊपर यहाँ पे बताया है। अगर मैं बात करूँ वी के लिए, तो वी के लिए क्या होगा 0 और 1 अपॉन रूट जी, यही होगा। अगर इन दोनों के बीच में थीटा एंगल बने, इफ थीटा बी एंगल बिटवीन दीज कर्व्स, दीज कर्व कौन सा है, यू कर्व एंड वी कर्व, सॉरी फॉर दैट यहाँ पे वी होगा, बने किसी पॉइंट के ऊपर, पॉइंट क्या होंगे हमारे यू एंड वी, देन हम यहाँ से क्या कहेंगे कोस थीटा इक्वल टू ई L1 L2 प्लस एल एफ L1 M2
प्लस L2M1 प्लस GM1M2 इक्वल टू 0, ये होना चाहिए। मतलब इस तरीके से जो है हमारा एंगल यहाँ पर बनेगा। ई की वैल्यू निकाल ली हमने, एफ की निकाल ली हमने, जी की निकाल ली हमने। ओके, वैल्यूज को रख दें। तो जैसे ही हम यहाँ पर वैल्यूज को रखेंगे तो हमें मिलेगा कोस थीटा इक्वल टू, ई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, प्लस एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी एफ इंटू 1/√E जी एंड 0 प्लस 0 प्लस जी की वैल्यू क्या है, सॉरी M1 M2 की वैल्यू क्या है 0। देन यहाँ से हमें कोस थीटा इक्वल टू मिलेगा F/√E जी। ठीक है, अब आपको क्या पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। देन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा भी होता है। एंड साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का रूट भी होता है। कुछ अलग थोड़ी क्या है, एक इक्वेशन जो बचपन से आपको सिखाई जाती है 9th क्लास से, उसी का प्रयोग करेंगे। प्रयोग करें तो हमें मिलेगा कि अगर मैं यहाँ से साइन थीटा निकालूं तो मैं साइन थीटा को लिखूंगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का रूट, यानी कि मुझे कोस की वैल्यू जो यहाँ से मिल चुकी है, एंड माइनस स्क्वायर करूँगा तो एफ स्क्वायर अपॉन यहाँ से स्क्वायर करूँगा तो रूट हटेगा और ये ई जी बचेगा, लेकिन इस पूरे पर तो रूट रहेगा। जैसे ही मैंने इसका सोल्यूशन किया माइनस ई जी एफ स्क्वायर अपॉन ई जी मेरे पास रूट पर आता है, और जैसे ही ये रूट पर आता है तो मैं कह सकता हूँ कि रूट ऑफ ई जी इक्वल टू एच। ये जो था, चूँकि ई जी माइनस एफ स्क्वायर का रूट इक्वल टू एच हमने मान लिया सॉल्यूशन करने के लिए। ठीक है, सो गाइज यहाँ से एक चीज़ तो आपको देखने को मिलेगी, अगर मैं यहाँ से एंगल निकालूँ टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है। साइन थीटा की हमने वैल्यू निकाली H/√E जी, यही निकाली है, अपॉन कोस थीटा की वैल्यू है हमारे पास F/√E जी से E जी कटेगा, और E जी से E जी कटेगा तो E जी हो जाएगा हमारा सवाल H/F हो जाएगा। अगर H/F हो जाएगा तो एक चीज़ आप ध्यान में रखना, जैसे मैंने थीटा की वैल्यू 90 ले ली 90 डिग्री, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, कोस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, और 0 में अगर 1 में 0 का भाग दिया जाए तो 0 होता है। अगर 0 होता है इसका मतलब ये जो h है ये यहाँ पर कहीं अगर आप देखोगे थोड़ा सा इसको इस तरीके से लिखा जाए साइन थीटा बटे कोस थीटा इक्वल टू H/F, दैट मीन्स 1/0, यानी कि थीटा इक्वल टू 1 मान ले, सॉरी 90 डिग्री मान ले, उस कंडीशंस में f क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो f इक्वल टू क्या आ रहा है 0। यही तो बताना था, आ गया समझ। तो ये था आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट उस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले। अब अपन चलते हैं अपनी थ्योरम पर, थ्योरम का सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, थ्योरम जो है उसका सॉल्यूशन करते हैं, थ्योरम नंबर 7 का। तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था भाई, गिवन इक्वेशन क्या थी हमारे पास, फॉर ए स्क्वायर R इक्वल टू A साइन U cos V, A साइन U साइन V एंड A cos U। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ से मैं क्या निकालूंगा R1 निकालूंगा। R1 कैसे निकालते हैं, U के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करके, सिर्फ U की रेस्पेक्ट में। तो यहाँ से आप देखेंगे कि A साइन U का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है cos U होता है, और cos V एज दिस एज रह जाएगा क्योंकि हम U के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। यहाँ से देखेंगे तो ये A और साइन का क्या होता है cos होता है, cos U हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन V। यहाँ से आप देखेंगे तो ये वापस से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन U, cos का माइनस साइन U होता है प्यारे बच्चों। R2 कैसे निकालते हैं V के रेस्पेक्ट में, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ U के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है आपको, यह आएगा U के रेस्पेक्ट में, और ये आता है डिफ्रेंशिएशन ऑफ V के रेस्पेक्ट में, तब हमें R2 मिलता है। R2 निकालो भाई, और V के रेस्पेक्ट में करेंगे तो V तो यहाँ पर है,
तो यानी कि ए साइन यू के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे, वी के साथ करेंगे तो ये साइन में बदलेगा, साइन में बदलेगा तो माइनस का चिन्ह लेके आएगा। यहाँ पर ये करेंगे ए साइन यू और ये साइन जो है ये क्या हो जाएगा, कोस वी हो जाएगा। उसी प्रकार इसका करेंगे तो यहाँ पर तो साथियों वी है ही नहीं, वी है ही नहीं, तो इसका मतलब ये 0 हो जाएगा। ओके, आ गया समझ इतना सा? इतना समझ आ गया आपको? सिंपल सा था। जो कि इक्वेशन हमें गिवन थी उसका हमने एक बार यू के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया, एक बार वी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया। क्यों किया? फर्स्ट फंडामेंटल मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। तो फर्स्ट फंडामेंटल मैग्नीट्यूड क्या होते हैं हमारे, ई बराबर R1 स्क्वायर होता है। R1 की करेंगे स्क्वायर, तो देखो भाई ए स्क्वायर कोस स्क्वायर यू कोस स्क्वायर वी प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर यू साइन स्क्वायर वी माइनस है, माइनस माइनस स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर यू हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ से देखना, अगर मैं क्या स्क्वायर तो करना ही था, कर दिया। ओके, यहाँ से देखो थोड़ा सा ध्यान से देखने पर, कोस यू कोस स्क्वायर यू और ए स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर कोस स्क्वायर यू कॉमन लिया जा सकता है भाई। तो यहाँ से हमारे पास बचेगा कोस स्क्वायर वी प्लस साइन स्क्वायर वी प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर यू। यहाँ से ये क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर वी प्लस साइन स्क्वायर वी 1 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर यू प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर यू हो जाएगा। वापस से ए स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है, कोस स्क्वायर यू प्लस साइन स्क्वायर यू, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ ए स्क्वायर। तो ई की जो वैल्यू वो क्या आई, जो फर्स्ट फंडामेंटल मैग्नीट्यूड ई है उसकी वैल्यू ए स्क्वायर आई कि नहीं आई? अब एफ निकालेंगे। एफ बराबर क्या होता है, R1 इंटू R2 होता है। R1 और R2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम पाएंगे ए कोस यू कोस वी, पहले R1 की वैल्यू यहाँ पर मैं रख रहा हूँ, ए कोस यू साइन वी माइनस ए साइन यू इंटू R2 की वैल्यू क्या है, माइनस ए साइन यू साइन वी ए साइन यू कोस वी एंड 0। तो यहाँ से देखो ये जो 0 है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो अपने आप को 0 बना लेगा, या फिर कुछ इस तरीके से भी आप कर सकते हो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, प्लस करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस करेंगे तो ठीक है। यहाँ पर ये देखो माइनस का है और ये प्लस का है, माइनस और प्लस कहीं ना कहीं आपस में टकराएंगे, जैसे ही टकराएंगे इनका कल्याण हो जाएगा और वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, जी इक्वल टू होता है R2 स्क्वायर। जब मैं R2 स्क्वायर करूँगा तो R2 की वैल्यू तो ये है हमारे पास, ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर यू साइन स्क्वायर वी प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर यू कोस स्क्वायर वी। आप देखेंगे कि ए स्क्वायर साइन स्क्वायर यू कॉमन लिया जा सकता है, देन साइन स्क्वायर वी प्लस कोस स्क्वायर वी यहाँ पर हो जाएगा, एंड यहाँ से ए स्क्वायर साइन स्क्वायर यू हमें मिल ही जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी जी की, ई की वैल्यू आ गई, एफ की भी आ गई, जी की भी आ गई। बट हमने अभी अभी पढ़ा था कि पैरामेट्रिक कर्व जो किसी सरफेस के अंदर किसी स्फीयर के लिए अगर ऑर्थोगोनल होगा तो एफ की वैल्यू 0 होना ज़रूरी है। अगर एफ की वैल्यू ज़रूरी है तो यहाँ पर एफ तो 0 है, सिंपल सा हमें दिख रहा है, यहाँ पे एफ की वैल्यू हमने 0 निकाली है। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, हेयर एफ इक्वल टू 0 इज पैरामेट्रिक कर्व on the surface of given sphere are orthogonal। ठीक है, तो ये ऑर्थोगोनल हो गया है। अगर ऑर्थोगोनल हो गया है तो फर्स्ट पार्ट क्या होगा इसका, हमने क्या माना था, H इक्वल टू
रूट ऑफ ई जी माइनस एफ स्क्वायर, ये माना था कि नहीं माना था। तो यहाँ से हमारे पास ई की वैल्यू जो है वो क्या है, ई की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, ए स्क्वायर आई थी। जी की वैल्यू क्या आई थी, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर यू आई थी। माइनस एफ की वैल्यू 0 आई थी। रूट पर रख लेते हैं, ए को ए से मल्टीप्लाएंगे, ए की पावर 4 साइन स्क्वायर यू होगा। रूट को भी रख लेते हैं, ये रूट इसको तोड़ेगा, तो एच की वैल्यू हमारे पास आएगी ए स्क्वायर साइन यू। एंगल बताना ना हमें π/4 एंड 3π/4 के लिए, तो वहाँ पर कुछ ऐसा जिक्र हुआ होगा, हमने देखा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो जो है वो क्या होंगे, ऑल्सो डायरेक्शन रेशियो ऑफ कर्व यू। कर्व यू है, अगर कर्व यू की बात करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, v इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा। हमने पढ़ा था अभी, v को कांस्टेंट करेंगे, अगर v को कांस्टेंट करेंगे तो डायरेक्शन रेशियो जो 1 और 0 होगा, भाई v को कांस्टेंट कर दिया। अगर मैं इसके लिए एंगल की बात करूं, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन डायरेक्शन 1 एंड 0, जहां पर v क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। देन डायरेक्शन क्या होगी, डी यू एंड डी वी होगी इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। ये क्या होगी, इस पॉइंट के ऊपर होगी। तो मैंने आपको क्या बताया था, दो चीज़ें मैंने आपको बताई थी, पीछे वाले क्वेश्चन में बताई थी। ये वैल्यू होती है λ1 की, ये होती है u1 की, ये वैल्यू होती है λ2 की, ये वैल्यू होती है u2 की, बताई थी ना, बताई थी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, tan थीटा निकालेंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है। और इसको हमने किस तरीके से सोल्व किया था, h इंटू λ1 u2 माइनस λ2 u1 अपॉन कोस थीटा की वैल्यू क्या आई थी, एंगल बताने से पहले हमने क्या निकाला था, ई λ1 λ2 प्लस λ1 u2 प्लस λ2 u1 प्लस जी u1 u2, ठीक है। यहाँ पर L1 और L2 लिया था हमने जब हमने कोस थीटा पर बात की थी, लेकिन यहाँ पर जब हम ये निकाल रहे हैं तो λ1 और λ2 u1 और u2 ले सकते हैं, इसमें कोई मैटर नहीं है। वहाँ पर हमने L और M को लिया था। आ रहा समझ कुछ थोड़ा बहुत। अब हम क्या करेंगे, tan थीटा के लिए जो वैल्यू निकालेंगे, तो ये जो h की वैल्यू है λ1 और u2 की वैल्यू है, ये सभी हम इसमें पुटअप करेंगे। तो हमें मिलेगा tan थीटा इक्वल टू h की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, h की वैल्यू आई है ए स्क्वायर साइन यू आई है, ठीक है। λ1 की वैल्यू है 1, u2 की वैल्यू है dv माइनस λ2 की जो वैल्यू है वो है du एंड λ की वैल्यू है सॉरी u1 की वैल्यू है 0 अपॉन ई की वैल्यू हमने क्या निकाली थी भाई, ई की वैल्यू ए स्क्वायर निकाली थी, सिर्फ ए स्क्वायर रख दी। λ1 की वैल्यू 1 है और λ2 की वैल्यू क्या है, du है, प्लस यहाँ पर ई और ये एफ भूल गए हम, तो यहाँ पे एफ भी लगा दो। एफ की वैल्यू 0 तो पूरा फंक्शन को 0 करेगा, प्लस जी की वैल्यू क्या निकाली थी, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर यू निकाली थी। u1 जो है u1 की वैल्यू 0, भाई u1 की वैल्यू क्या है 0 है, तो 0, फिर आगे चाहे u2 की वैल्यू रखो चाहे ना रखो, पर मैं रख देता हूँ u2 की वैल्यू क्या है dv है। तो ये 0 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसको 0 बना देगा, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और फाइनल रिजल्ट हमें मिलेगा tan थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर साइन यू अपॉन ए स्क्वायर डी यू, और यहाँ पर ये जो डी वी है ये भी मिलेगा dv, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल होगा, और हमें मिलेगा tan थीटा जो है वो साइन यू डी वी अपॉन डी यू। यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन हम लगाते हैं, इफ़ थीटा इक्वल टू π/4, यही तो हमें गिवन था, थीटा की वैल्यू अगर π/4 है उस कंडीशन में क्या होगा, तो मैं लिखता हूँ tan π/4 इक्वल टू साइन यू डी वी अपॉन डी यू। tan π/4 का मतलब क्या होता है, tan 45 डिग्री, एंड tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 1 इज इक्वल टू साइन यू डी वी अपॉन डी यू। बताओ, बता सकते हैं कि नहीं बता सकते। u को RHS में लेके जाएंगे तो डी यू इक्वल टू हमारे पास होगा
साइन यू डी वी होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर ये जो साइन यू है इसको मैं अगर डी यू के नीचे लेके जाऊँ तो हो जाएगा साइन यू इक्वल टू डी वी। यहाँ से आप देखेंगे कि मैं इसको कोसेक यू लिख सकता हूँ और डी यू इक्वल टू डी वी लिख सकता हूँ। 1/sin थीटा बराबर कोसेक थीटा आता है, ये तो आता ही होगा। चलो कोई नहीं आता है तो आज जान लीजिए कि ये होता है। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करेंगे। तो समाकलन करेंगे तो ये लो जी समाकलन कोसेक यू डी यू बराबर समाकलन ऑफ डी वी। लॉगरिथम के अकॉर्डिंग करें तो हमारा होगा लॉग कोसेक यू प्लस कोस साइन और टेन कोट यू बराबर लॉग सी प्लस वी डी वी का क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। और इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ अगर मैं लॉग को हटाऊँ, अगर मैं इस लॉग को हटाऊँ तो मैं लिख सकता हूँ कोसेक यू प्लस कोट यू इक्वल टू सी ई की पावर वी। लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ, इसमें कोई वो नहीं है। यहाँ पर देखना इसको क्या लिख सकता हूँ, ये सिर्फ सारी चीज़ें सॉल्यूशन के लिए की जा रही हैं, अदरवाइज ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि क्वेश्चन को बड़ा किया जाए। कोसेक यू को मैं लिख सकता हूँ साइन यू प्लस कोट को मैं क्या लिख सकता हूँ कोस यू बटे साइन यू लिख सकता हूँ बराबर सी ई की पावर वी। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना है। यहाँ से आप देखेंगे कि साइन यू कॉमन लाया जा सकता है, तो हमने साइन यू को कॉमन ले लिया। यहाँ से हमारे पास बचेगा 1 प्लस कोस यू बराबर सी ई की पावर वी, यही बचेगा। एक चीज़ यहाँ पे देखो, थोड़ा सा समझने के लिए मैं बता देता हूँ आपको। यहीं पे देखो, यहाँ पर ये 1 है, ये जो कोस यू है इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ 2 कोस स्क्वायर यू बाई 2 माइनस 1 लिख सकता हूँ अपॉन ये जो साइन यू है इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ 2 साइन यू बाई 2 कोस यू बाई 2 और ये बराबर में है सी ई की पावर वी के। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो कैसे नहीं होगी मैं बताता हूँ आपको। सपोज कीजिए ये जो यू है ना, अगर ये यू जो है इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू अगर 90 डिग्री होती है ना, तो यहाँ पर देखना साइन यू बाई 2 है, 2 साइन यू बाई 2, तो यू बाई 2 मतलब 90 में 2 का भाग लेंगे 45, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। कोस यू बाई 2 यानी कि यू की वैल्यू 90 मानी तो 90 बाई 2 यानी कि 45 डिग्री, और कोस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। जब 1/√2 और 1/2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ पे समझने के लिए देख लीजिएगा 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2, ये √2 इसी के छत से टकराएगा तो √2 मतलब रूट कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कटेगा आएगा 1 और 1 आएगा। इसका मतलब क्या है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ पर हमें साइन 90 डिग्री 1 मिल रही थी, यहाँ पर भी 1 ही मिल रही है। लेकिन हमने ऐसा क्यों किया है, ऐसा हमने क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए किया है, कर सकते हैं। आप यहाँ से देखेंगे ये प्लस का और ये माइनस का, ये 1 प्लस का है और ये 1 माइनस का, कैंसिल हो गया। हमारे पास ओवरऑल क्या बचता है, 2 कोस स्क्वायर यू बाई 2 अपॉन 2 साइन यू बाई 2 कोस यू बाई 2 इज इक्वल टू सी ई की पावर वी बचता है। 2 से भाई मैंने 2 को काट दिया, ये जो दिख रहा ना आपको ये वाला, इसमें से एक पावर इसकी कैंसिल हो जाएगी और ऑल और हमारे पास बचेगा कोस यू बाई 2 अपॉन साइन यू बाई 2 इक्वल टू सी ई की पावर वी। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोट लिख सकता हूँ, कोट यू बाई 2 इक्वल टू सी ई की पावर वी लिख सकता हूँ। कोट को मैं अगर टेन में कन्वर्ट करूँ, क्योंकि हमें टेन बताना है, टेन थीटा बताना है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ टेन यू बाई 2 प्लस सी इक्वल टू वी। ठीक है, अगर इस v को इस साइड लेके जाएं और इस c को इस साइड लेके जाएं तो इसको क्या लिखेंगे, e की पावर v टेन e की पावर v, माफ़ करना ये क्या कर रहे थे अपन, हाँ ठीक है ये सही है, यहाँ पे ये e की पावर v होगा, माफ़ करना e की पावर v, e नहीं लगाया था तो e लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इसको अगर चेंज किया जाए तो e की पावर v और ये जो टेन है ना, ये जो टेन यू बाई 2 इसको इस साइड लेके जा रहा हूँ मैं,
तो ई की पावर वी और इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा कोट u/2 बराबर कांस्टेंट। ठीक है, इसको कोई नाम दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो 10π/4 के लिए आपको समझ आ गया होगा। दूसरी कंडीशन है हमारे पास केस सेकंड, इफ़ थीटा इक्वल टू 3π/4। 3π/4 का मतलब होता है 135 डिग्री, और अगर मैं बात करूं tan 135 डिग्री एंगल की तो इसकी वैल्यू होती है -1। अब tan a + b के फार्मूले में इसको पुटअप करना, tan a + b के फार्मूले में पुटअप करना 35 को, और उसकी वैल्यू आपके पास -1 आएगी। ठीक है, तो जैसे ही -1 आती है तो हमारे पास tan थीटा इक्वल टू आया था a² sin u dv अपॉन a² du। a² से हमने a² कैंसिल कर दिया था, और tan यहाँ पे जो थीटा है इस थीटा की वैल्यू थी tan 3π/4। 3π/4 की वैल्यू -1 है, देन इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं -1 इक्वल टू sin u dv अपॉन du। ये हो जाएगा हमारे पास sin u dv इक्वल टू -du। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, अगेन इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करेंगे तो समाकलन ऑफ sin u du इक्वल टू माइनस समाकलन ऑफ du। इसको अगेन क्या लिखा जा सकता है, कोसेक u du इक्वल टू -dv, और इसका समाकलन करेंगे तो हमें मिलेगा log tan u/2 इक्वल टू -v प्लस c, और इसको मैं लिख सकता हूँ tan u/2 इक्वल टू e की पावर -v प्लस c। ठीक है, तो यहाँ से e की पावर v tan u/2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट बता सकते हैं। ठीक है, इसको कोई नाम दे दिया 2। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि थस द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ curve which meet the curve v equal to constant at angle π/4 and 3π/4। ठीक है, जो पूछा था वो हमने यहाँ पर बता दिया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको समझ आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत, किसी भी स्टेप में कोई भी स्टेप समझ नहीं आ रहा हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बता देना। रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी सी रहेगी कि टाइमिंग ज़रूर बता देना कि इस टाइमिंग पर ये वाली लाइन हमें समझ नहीं आई, तो हम बता देंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। द पैरामेट्रिक ऑफ ए सरफेस द metric of a surface is invariant under parametric transformation। कोई मैट्रिक्स है जो सरफेस के अंदर इनवेरिएंट होगी अंडर ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, विगत वर्षों की बात करें 10, 12 और 14 में पूछी जा चुकी है, आने वाले समय के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। सो गाइस, इसके लिए हमने क्या माना, लेट UV बी ट्रांसफॉर्मेशन टू U'(V')। UV का जो ट्रांसफॉर्मेशन क्या माना, U'(V') माना। देन U इक्वल टू होता है U इंटू UV। तो इसके ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे तो U' इक्वल टू U'(UV) हो जाएगा। इसी प्रकार V' इक्वल टू V' इंटू UV हो जाएगा। हो गया। देन यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, अगर मैं यहाँ से R1' की वैल्यू निकालूँ तो वो क्या आएगी, del R अपॉन del U' आएगी। कि भाई R1 की वैल्यू क्या निकालते हैं, U के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं इसके लिए, लेकिन R1' में निकालेंगे तो डैश के साथ में काम कर देंगे।
और इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, डेल आर अपॉन डेल यू इंटू डेल यू अपॉन डेल यू डैश लिख सकता हूँ। यू डैश से डेल यू कटेगा, वापस ही आ जाएगा, प्लस डेल आर अपॉन डेल वी इंटू डेल वी अपॉन डेल वी डैश, ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आर वन डैश जो है वो क्या मिलेगा हमें, आर वन इंटू डेल यू अपॉन डेल यू डैश प्लस आर टू डेल वी अपॉन डेल वी डैश। इसको हमने कोई नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जहाँ पर जो आर वन है वो है डेल आर अपॉन डेल यू और आर टू जो वो डेल आर अपॉन डेल वी है, यानी कि वी के रिस्पेक्ट में हम करते आए हैं, तो वही चीज़ें हैं बस। ठीक है, कुछ अलग नहीं किया है, सेम वही। सिमिलरली हम क्या करेंगे यहाँ पर आर टू के लिए बताएंगे, आर टू डैश के लिए। तो आर टू डैश के लिए क्या होगा, डेल आर अपॉन डेल वी डैश, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल आर अपॉन डेल यू इंटू डेल यू अपॉन डेल वी डैश प्लस डेल आर अपॉन डेल वी इंटू डेल वी अपॉन डेल वी डैश लिख सकते हैं। तो यहाँ से आर टू डैश है, यहाँ पे आर टू डैश क्या हो जाएगा हमारा, आर वन डेल यू अपॉन डेल वी डैश प्लस आर टू डेल वी अपॉन डेल वी डैश, इसको बता सकते हैं। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। ऑल्सो u इक्वल टू यू डैश वी डैश एंड v इक्वल टू वी यू डैश वी डैश। अगर इसके लिए बताएं तो डी यू इक्वल टू क्या होगा, डेल यू अपॉन डेल यू डैश इंटू डेल यू डैश प्लस डेल यू अपॉन डेल वी डैश इंटू, यहाँ पर ये डी कर देना, यहाँ पर भी ये डी और ये वी डैश। ठीक है, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली अगर मैं डी वी के लिए बताऊँ तो डेल वी अपॉन डेल यू डैश इंटू डेल यू डैश डी यू डैश प्लस डेल वी अपॉन डेल वी डैश इंटू डी वी डैश, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 4। नाउ कंडीशंस ऑफ ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल की जो कंडीशंस है वो क्या होती है, ई डैश डी यू डैश स्क्वायर प्लस 2f डैश डी यू डैश डी वी डैश प्लस जी डैश डी वी डैश स्क्वायर। हालांकि यहाँ पर ई होता है, यह डैश का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जब हम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बात कर रहे हैं तो उस कंडीशन को इस तरीके से लिखा जाएगा। अब देखो, जो हमारा फर्स्ट फंडामेंटल होता है उसमें क्या होता है, आर इक्वल टू आर वन स्क्वायर होता है, एफ इक्वल टू होता है आर वन इंटू आर टू एंड जी इक्वल टू होता है आर टू स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है, तो ट्रांसफॉर्मेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर डैश, फिर यहाँ पर डैश, यहाँ पर डैश, यहाँ पर और यहाँ पर डैश डैश का फॉर्मुलेशन बैठा देंगे। ये वैल्यूज हमें मिली, इसमें रखेंगे तो हमें मिलेगा आर वन डैश स्क्वायर डी यू डैश स्क्वायर प्लस 2r1 डैश, सॉरी स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पे, इंटू r2 डैश डी यू डैश डी वी डैश प्लस r2 डैश स्क्वायर डी वी डैश स्क्वायर। यही होगा सिंपल वे में अगर मैं बात करूँ तो। ओके, यहाँ से आप एक चीज़ देखेंगे, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ, r1 डैश डी यू डैश प्लस r2 डैश डी वी डैश की होल स्क्वायर। ए प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी की होल स्क्वायर होता है साथियों ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके का ही फॉर्मेट है। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। नाउ पुट द वैल्यूज r1 डैश एंड r2 डैश। ठीक है, ये कहाँ से मिलेगी हमें, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हमें r1 डैश एंड r2 डैश की वैल्यूज मिलेंगी। यहाँ पे रख देते हैं इस वाले में, देखना r1 डेल यू अपॉन डेल यू डैश डी यू डैश प्लस r2 डेल वी अपॉन डेल यू डैश इंटू
डी यू डैश प्लस R1 डेल यू अपॉन डेल वी प्लस R2 डेल वी अपॉन डेल वी डैश, यहाँ पर भी डैश होगा, इंटू डी वी डैश, और इस पूरे की स्क्वायर। ये जो दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, मैंने R1 डैश और R2 डैश की ही वैल्यू रखी है इसमें। ये R1 की वैल्यू है, R1 डैश की वैल्यू, ये R2 डैश की वैल्यू है। यहाँ पर जो डी यू डैश है ये एच डी साइज है, यहाँ पर डी वी डैश भी एच डी साइज है। मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, ये जो डी यू डैश है इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर जो डी वी डैश इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। कर दो भाई, R1 डेल यू अपॉन डेल यू डैश जस्ट ए सेकेंड, यहाँ पर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब ये होगा डी यू डैश प्लस R2 डेल वी अपॉन डेल यू डैश डी यू डैश प्लस R1 डेल यू अपॉन वी डैश डी वी डैश प्लस R2 डी वी अपॉन डी वी डैश डी वी डैश, और इसकी स्क्वायर चल रही है ऑलरेडी। ये जो डी यू डैश था इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये जो डी वी डैश था इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया है, और कुछ भी नहीं किया है। थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखेंगे, मामूली सा। ये R1 और ये R1, इन दोनों को एक जगह ले लें, तो मैंने R1 को कॉमन ले लिया और मेरे पास बचा डेल यू अपॉन डेल यू डैश डी यू डैश प्लस डेल यू अपॉन डेल वी डैश डी वी डैश प्लस, यहाँ से देखेंगे तो हम R2 कॉमन ले सकते हैं और मेरे पास बचेगा डेल वी अपॉन डेल यू डैश डी यू डैश प्लस डी वी अपॉन डी वी डैश डी वी डैश, यही बचेगा। स्क्वायर चल रही है साथ में, तो स्क्वायर को एज दी साइज रख लेंगे। ठीक है, यहाँ से इसको गौर से देखो, ये और ये इन दोनों को। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 है और ये इक्वेशन नंबर 4 है कि नहीं है? अगर है तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ ना, R1 डी यू प्लस R2 डी वी और होल स्क्वायर जो साथ में चल रही हमारी, ये स्क्वायर रख दिया। अब a प्लस बी की होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ से खोल देंगे तो हमें मिलेगा R1 स्क्वायर डी यू स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर डी वी स्क्वायर प्लस 2R1 R2 डी यू डी वी। और इसको अगर मैं देखूँ तो ये R1 स्क्वायर जो ये किसकी वैल्यू होती है, e की होती है, फर्स्ट मैग्नीट्यूड होता है हमारा डी यू स्क्वायर, प्लस ये किसकी होती है, थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं, e और f। ये देखो 2 साथ में रहेगा और f की वैल्यू होती है R1 इंटू R2, तो R1 इंटू R2 की जगह मैंने f रखा एंड डी यू डी वी प्लस ये क्या होता है g, R2 स्क्वायर की वैल्यू किसकी होती है, g की, एंड डी वी स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। ट्रांसफॉर्मेशन बताना था तो ये ट्रांसफॉर्मेशन था, ऊपर से हमने क्या लिया था, ट्रांसफॉर्मेशन लेके चले थे और नॉर्मल कंडीशन जो हमने सरफेस की वो बता दी थी। ठीक है, और उसी प्रकार हमने इसका उल्टा कर दिया और हमने ये वाली कंडीशन बता दी। बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में। आ गया समझ? फिर भी नहीं समझ आया तो छोटा सा कमेंट कर देना, विद टाइमिंग बता दिया जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 2019 में और इससे पहले 16 में पूछा जा चुका है। कहता है शो दैट इफ LMN, ये क्या है LMN, सेकंड मैग्नीट्यूड वेनिस। ये वेनिस क्या होता है, शून्य होना किसी चीज़ का। everywhere on a surface then the surface is a part of plane ठीक है, सरफेस इज ए पार्ट ऑफ प्लेन। LMN को क्या बताना है, शून्य बताना है किसी सरफेस के अंदर, तब जो सरफेस है वो एक पार्ट ऑफ प्लेन होगा, ये इसमें पूछा है। तो L की जो वैल्यू वो क्या होती है, -R1 इंटू N1
m की वैल्यू होती है -r1 इंटू n2 और n की जो वैल्यू होती है -r2 इंटू n2 होती है और m इक्वल टू -r2 इंटू n1 होता है। ये आपको पता है। देखो -r1 इंटू n1 जो है वो 0 होगा। अगर ये 0 होगा तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि -r2 इंटू n1 बराबर 0 होगा। एंड हम क्या कह सकते हैं कि अगर -r1 इंटू n2 इक्वल टू 0 होगा तो उस कंडीशन में हम बता सकते हैं कि -r2 इंटू n2 भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। देन यहाँ से ये बताया जा सकता है कि r1 इंटू n1 इक्वल टू 0 और r1 इंटू n2 इक्वल टू 0 एंड r2 इंटू n1 इक्वल टू 0 एंड r2 इंटू n2 इक्वल टू 0। इसको कोई नाम दे दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको दे दो कोई सेकंड। ये कैसे हुआ, देखो यहाँ से माइनस रहा था, माइनस को हटाया है और बस ये सिंपल सा इसको इस तरीके से बोला गया है, कुछ अलग नहीं किया इसमें। तो यहाँ पर हमारी पहली कंडीशन जो है वो क्या होगी, पहली कंडीशन होगी कि n1 जो है वो परपेंडिकुलर है क्या, r1 और r2 के। नाउ वी चेक n1 इज परपेंडिकुलर इज r1 एंड r2। क्या ये r1 एंड r2 के परपेंडिकुलर है n1? तो इसको हमें पता करना पड़ेगा। पता करने के लिए हमने इसका पता किया भाई। तो हमने कहा कि r1 जो है वो परपेंडिकुलर है n1 के एंड r2 जो है वो परपेंडिकुलर है n1 के। अगर ऐसा होगा तो r1 इंटू r2 जो है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए n1 के, यानी कि r1 इंटू r2 जो है वो क्या होगा, पैरेलल होगा, पैरेलल टू n1। ठीक है। अगर ऐसा है इसका मतलब एच एन कैप ये भी क्या होगा, ये भी पैरेलल होगा टू n1। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि n कैप इज ऑल्सो पैरेलल टू n1। सो n कैप पैरेलल टू n1। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3 इसको। ठीक है। अब वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि n कैप इंटू n कैप इक्वल टू 1 होता है। जस्ट सेकेंड, ओके, ये ख़त्म हो गया था, इसको चेंज किया है। डिफ्रेंशिएशन करें इसका, तो अगर अपन इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो n कैप इंटू n1 प्लस n1 इंटू n कैप इक्वल टू 0, देन n कैप इंटू n1 इक्वल टू 0। सो n कैप इज परपेंडिकुलर n1। इसको नाम इक्वेशन नंबर 4। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 कॉन्ट्राडिक्ट हैं, या तो पैरेलल होंगे या परपेंडिकुलर, कॉन्ट्राडिक्ट हो रही हैं। फॉर ईच r1 and r2 is not perpendicular। परपेंडिकुलर टू n1, यानी कि n1 के परपेंडिकुलर है ही नहीं। ठीक है। केस नंबर 2 क्या होगा हमारा, केस नंबर 2 होगा कि r1 और n1 इक्वल टू 0 एंड r2 और n1 इक्वल टू 0। तो अगर r1 इक्वल टू 0 या r2 इक्वल टू 0 होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, n1 इक्वल टू 0 होना चाहिए। बट वी नो दैट, क्या नो दैट कि r1 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा और r2 जो है वो भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमें जो इस कंडीशंस गिवन होती है क्वेश्चंस में, जो स्पेयर फैमिली ऑफ कर्व गिवन होता है उसमें हम r1 और r2 निकालते हैं डिफरेंशिएशन करके। r का, r जो है वो u के रिस्पेक्ट में r का डिफरेंशिएशन करेंगे तब हमें मिलेगा, और r2 जो वो v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये कभी भी 0 नहीं आते हैं, इनकी एक वैल्यू आती है डिफरेंशिएशन करने पे, ये हमें पता है। देखो r1 और r2 नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब r1 क्या होगा, सॉरी n1 क्या होगा, 0 होगा। अगर n1 0 है तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, n2 जो है वो भी क्या होगा, 0 होगा। और अगर ये 0 है तो इसका मतलब n कैप इज
independent of u and v. So n1 equal to 0 and n2 equal to 0. देन इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डेल एल एन अपॉन डेल यू इक्वल टू 0 और डेल एन अपॉन डेल वी इक्वल टू 0. सो एन क्या है, कांस्टेंट वेक्टर है, एन इज कांस्टेंट वेक्टर. ये तो कांस्टेंट हो गया, 0 हो गया, तो एवरी पॉइंट कांस्टेंट वेक्टर फॉर एवरी पॉइंट ऑफ द सरफेस. ठीक है, अगर ये कांस्टेंट वेक्टर है इसका मतलब क्या है कि ये पार्ट ऑफ प्लेन है. सो दिस इज पार्ट ऑफ प्लेन. दिस इज पार्ट ऑफ प्लेन. तो ये क्या होगा, पार्ट ऑफ प्लेन यहाँ पर होने वाला है. बस यही पूछा था क्वेश्चन में. ठीक है, तो इस प्रकार हमारे 9 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं. 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का अंतिम और लास्ट सवाल जो है वो है म्यूसिमिरस थ्योरम. ठीक है, तो म्यूसिमिरस थ्योरम जो है इसको पढ़ते हैं. ये है, आप अगर मैं विगत वर्षों की यहाँ पर बात करूँ तो 2011, 13, 15, 17 और 19 लगातार ये थ्योरम जो है हर बार आपसे पूछी जा रही है. ठीक है, तो बढ़ते हैं इसके स्टेटमेंट की तरफ. और स्टेटमेंट में कहता है कि इफ़ के एंड के एन आर द कार्वेचर ऑफ ऑब्लिक एंड नॉर्मल सेक्शन थ्रू द सम पॉइंट टेंजेंट लाइन एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन देम देन के एन इक्वल टू के कोस थीटा. ये आपसे यहाँ पर प्रूफ करवाने के लिए पूछा जाता है. तो आपको टाइम के मैनेजमेंट को देखते हुए मैंने यहाँ पर इस जो थ्योरम है इसमें सारा पार्ट जो वो थ्योरेटिकल पार्ट होता है इस थ्योरम का. तो इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं थी. इसमें कौन कौन सी चीज़ें हमने काम में ली हैं और किस तरीके से अपन इसको वेल डिफाइन करेंगे वो यहाँ पर इसमें बताया गया है. तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो कार्वेचर होता है ये क्या होता है और नॉर्मल सेक्शन जो है ये क्या होता है. तो चलते हैं अपन कार्वेचर और नॉर्मल सेक्शन की साइड. तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल सेक्शन जो वो क्या होता है और यहाँ पे लिखा गया है कि 2012 और 2014. इसके अलावा भी ये जो है 15, 16, 17 मतलब इसकी डेफिनेशन जो है वो आपसे पूछी जाती है एग्जाम में. ठीक है, और अपन यहाँ पर एज ए डेफिनेशन को पढ़ रहे हैं. देखिए नॉर्मल सेक्शन जो वो क्या होता है, आपको एक डायग्राम यहाँ पर शो हो रहा होगा. इसमें क्या कहा गया है कि ए प्लेन ड्राउन थ्रू ए पॉइंट पी ऑन द सरफेस कट्स द सरफेस इन ए कर्व which is called नॉर्मल सेक्शन ऑफ द सरफेस. ठीक है, ये क्या कहलाएगा, एक नॉर्मल सेक्शन ऑफ द सरफेस कहलाएगा. इफ़ द प्लेन कंटेन्स द नॉर्मल टू द सरफेस देन कर्व इज कॉल्ड नॉर्मल सेक्शन, अदरवाइज द कर्व इज कॉल्ड ऑब्लिक सेक्शन. यानी कि दो बातें यहाँ पर आपको बोल दी है. अगर इसका कंटेंट्स जो वो नॉर्मल नहीं होगा सरफेस के ऊपर, नॉर्मल होगा सरफेस के ऊपर, तब ये जो कर्व बनेगा इस कर्व को हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल सेक्शन बोलेंगे. अदरवाइज नहीं बनता है तो हम इसको ऑब्लिक सेक्शन बोलेंगे. इट इज ए ऑब्वियसली एट द प्रिंसिपल नॉर्मल एन कैप टू द नॉर्मल सेक्शन इज पैरेलल टू द सरफेस नॉर्मल एन कैप. ठीक है, समझ आ गया. ये एक डेफिनेशन है छोटी सी, आप इसको याद कर लो. ओके, नॉर्मल कर्वेचर जो वो क्या होता है देखना. इफ़ आर इक्वल टू आर यू वी इज ए सरफेस एंड पी इज ए पॉइंट ऑन द सरफेस. इफ़ आर इक्वल टू आर एस इज ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट पी देन द components of curvature vector are double dash. The direction of surface normal is defined as normal curvature of at point P. For an example अपन बात करें तो k n equal to r double dash dot n cap where n cap surface normal vector. ठीक है, यहाँ पर जो n cap है ये क्या है, surface normal vector होगा. ठीक है, तो ये वाला डेफिनेशन जो आपको याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. और इन्हीं दो डेफिनेशन को आम में लेते हुए अपन इस थ्योरम को जो यहाँ पर सोल्व करेंगे. तो बढ़ते हैं अपने थ्योरम की तरफ. अब अपन क्या करते हैं, अपनी थ्योरम को यहाँ पर प्रूफ करते हैं. तो यहाँ पर आप एक डायग्राम जो है वो देख रहे होंगे. डायग्राम में कोई भी मिस्टेक जो यहाँ पर नहीं की गई है. थोड़ा सा इसको डायग्राम ग्रो करते टाइम में हाथ इधर उधर हो जाता है तो ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा आपको लग सकता है, बाकी मेरे ख्याल से ये ठीक है. ओके, तो यहाँ पर ये जो डायग्राम आप इसको इस तरीके से देख रहे होंगे, ये क्या है, एक
आपने तबला देखा, तबला है ना, ठीक वैसे ही उसी की आकार का एक ड्रम यहाँ पर बना हुआ है और उस ड्रम में कुछ ये प्लेटें जो हैं यहाँ पर रखी गई हैं। ठीक है, यहाँ पर ये कोई नॉर्मल सेक्शन है, इस वाले सेक्शन को हम ओब्लिक सेक्शन बोलेंगे। ये कोई डायरेक्शन एन कैप है और ये कैपिटल एन कैप है। और यहाँ पर एक टेंजेंट आपको दिख रही होगी जिसकी जो वैल्यूज है वो डी यू और डी वी है। ठीक है, यहाँ पर ये कोई बिंदु ओ है। इसमें हमने किस किस प्रॉपर्टी का यहाँ पर इस्तेमाल किया है उसके बारे में अपन यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन देखेंगे कि लेट इफ़ आर इक्वल टू आर यू वी इज ए सरफेस, यानी कि आर इक्वल टू आर यू वी क्या है, एक सरफेस है, एंड पी इज ए पॉइंट ऑन द सरफेस। ठीक है, यहाँ पर कहीं पर कोई पॉइंट पी होगा, ये क्या है, इस पॉइंट का सरफेस है। एंड देर आर टू सेक्शन, सेक्शन कौन कौन से हैं, ऑब्लिक सेक्शन एंड नॉर्मल सेक्शन। ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में। देन डी यू एंड डी वी, उनकी वैल्यू क्या है, डी यू और डी वी है। इसके अलावा हमने माना कि लेट आर डबल डैश बी ए कार्वेचर वेक्टर एट पॉइंट पी। आर डबल डैश क्या है, कार्वेचर वेक्टर है किसी बिंदु पी के ऊपर ऑन द ओब्लिक सेक्शन। देन आर डबल डैश इक्वल टू के एन होगा। ओके, जहाँ पर ये जो के है इसको क्या बोलते हैं, कार्वेचर ऑफ ओब्लिक सेक्शन। ठीक है, स्मॉल एन कैप जो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल नॉर्मल वेक्टर एट पॉइंट पी, और कैपिटल एन कैप जो ये क्या होता है, सरफेस वेक्टर एट पॉइंट पी होता है। तो यहाँ से एक चीज़ जो है वो क्लियरली आपको नज़र आ रही होगी कि एन कैप जो है ये यूनिट प्रिंसिपल वेक्टर नॉर्मल वेक्टर फॉर नॉर्मल सेक्शन एट पॉइंट पी होगा। यानी कि नॉर्मल वेक्टर एंड नॉर्मल सेक्शन की जो वैल्यू है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। थीटा, यहाँ पर एंगल की बात की गई है। इफ़ थीटा बी द एंगल बिटवीन ओब्लिक सेक्शन एंड नॉर्मल सेक्शन एट पॉइंट पी, यदि थीटा जो है वो क्या है, ओब्लिक सेक्शन और नॉर्मल सेक्शन के बीच का अगर कोई एंगल है थीटा, तो यहाँ पर ये जो ओब्लिक सेक्शन है इसको हमने स्मॉल एन कैप से डिनोट किया है, कैपिटल एन से हमने नॉर्मल सेक्शन को यहाँ पर डिनोट किया है। तो यहाँ पर सिर्फ इसकी वैल्यू रखी है हमने। ये जो ओब्लिक सेक्शन यहाँ पे आपको नाम दिख रहा है इसकी वैल्यू हमने ये एन स्मॉल एन कैप रखी है, और जो नॉर्मल सेक्शन है इसकी वैल्यू हमने कैपिटल एन यहाँ पर रखी है। देन यहाँ हमें क्या मिलेगा, कोस थीटा इक्वल टू स्मॉल एन कैप एंड कैपिटल एन कैप, इसको हमने कोई नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, एंड आर डबल डैश इक्वल टू के डॉट एन, ये तो था ही, हमने माना था पीछे। ओके, बट यहाँ पर एक चीज़ है कि कार्वेचर वेक्टर जो है वो क्या होता है, आर डबल डैश इक्वल टू डी टी अपॉन टी एस, और इसकी वैल्यू होती है के डॉट एन कैप। ठीक है, के इक्वल टू के एन होता है, तो एन कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी के से यहाँ से एन स्मॉल एन कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, के कैपिटल एन कैप हो जाएगा। सो दैट यहाँ से हम क्या बता सकते हैं कि आर डबल डैश इक्वल टू के एन कैप इक्वल टू के कैपिटल एन कैप। ओके, यहाँ पर हम क्या करेंगे, टाकिंग डॉट प्रोडक्ट बोथ साइड एन कैप, यहाँ पर इस पर क्या कर देंगे, दोनों साइड हम डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे, तो आर डबल डैश एन कैप इक्वल टू के एन डॉट कैपिटल एन कैप, इसको हमने कोई नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू रखेंगे, देन हमें मिलेगा आर डबल डैश डॉट एन कैप इक्वल टू के कोस थीटा। यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हमने हमारे पास, इसकी वैल्यू है के एन, है ना, इसकी वैल्यू हमारे पास के एन है, तो यहाँ से हो जाएगा के कोस थीटा। और यही हमसे क्या पूछा गया था विच इज़ रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है, तो थ्योरेटिकल पार्ट था, समझ नहीं आया तो आप इसको रट लेना, पर ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसलिए आपको इसको करना जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपने ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।